गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बच्चे, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th सिविक्स का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं सिविक्स पोर्शन से। सबसे पहला चैप्टर है हमारा पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग में बेटा जो मेन इंपॉर्टेंट है आपको तो पहले पावर शेयरिंग का मीनिंग, इसकी इंपॉर्टेंस, और बेल्जियम और श्रीलंका में सिस्टम कैसा है पावर शेयरिंग का, राइट। तो ये आपने अच्छे से इसको पढ़ लेना है बेटा। श्रीलंका और बेल्जियम का थोड़ा सा विकिपीडिया को भी स्टडी कर लेना है, इनकी कैपिटल्स क्या हैं दोनों की बहुत अच्छे से, और इनका थोड़ा सा मैबर्ग को भी स्टडी करना है बच्चे, राइट। उसमें एथनिक्स का मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए बेटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद है श्रीलंका का सिस्टम कैसा है वहाँ पे, लैंग्वेज कल्चर के बेस के ऊपर श्रीलंका में जो पावर शेयरिंग सिस्टम है वो कैसा है, कौन सा एक्ट 1956 में वहाँ पे पास आउट हुआ, सिन्हाला जो ऑफिशियल लैंग्वेज बनी। तो ये एमसीक्यू में यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। जितने भी ग्लॉसरी में बचे वर्ड दिए हुए हैं वो उनका भी मीनिंग आपको सारा क्लियर होना चाहिए, राइट। उसके बाद है बेल्जियम का। तो बेल्जियम का भी सेम पॉइंट ऑफ व्यू से सिविल वॉर वहाँ पे स्टार्ट हुआ, राइट। सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ पे स्टार्ट हुई, राइट। ब्रुसेल्स का जो सेपरेट गवर्नमेंट हुई उसके बेसिस क्या थे, तो ये सारे आपने अच्छे से पढ़ लेने। और जितनी भी बच्चे सिविक्स में डायग्राम दी हुई हैं, डायग्राम बेस के ऊपर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, फुल पॉसिबिलिटी है, राइट। तो वो भी आपने अच्छे से, जैसे ये डायग्राम जो है यानी पिक्चर जो है वो किसकी है, दैट इज़ द यूरोपियन पार्लियामेंट इन ब्रुसेल्स बेल्जियम, ठीक है। तो उनको भी अच्छे से आपने पढ़ लेना है एक बार, ठीक है, राइट। उसके बाद बेटा आपका जो मेन इंपॉर्टेंट कि वाई द पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे, ठीक है। और एक ये आपको पिक्चर दी हुई है जर्मन इंजीनियरिंग की, तो इसको भी जर्मन गवर्नमेंट, यहाँ से भी आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो है, ये कार्टून जो है इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल, ये भी इंपॉर्टेंट है, राइट। उसके बाद प्रूडेंशियल का मीनिंग क्या है वो भी आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए बच्चे। द नेक्स्ट वन इज़ द फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग में मॉडर्न डेमोक्रेसी एंड द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, ओल्ड डेमोक्रेसी, इनके बीच में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। क्या क्या मेन ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के वो आपके क्लियर होने चाहिए, ठीक है। पावर शेयरिंग अमंग द डिफरेंट लेवल्स कैसे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, वो आपको क्लियर होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज़, प्रेशर ग्रुप्स, इन सभी के मीनिंग हो सकता है, इनकी इंपॉर्टेंस भी आ जाए बच्चे। जैसे पावर शेयरिंग शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, बेल्जियम और श्रीलंका के केसेस को अपने अच्छे से इसमें स्टडी कर लेना है, ठीक है। तो ये आपका इस चैप्टर से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे पावर शेयरिंग से, राइट। उसके बाद बेटा हमारा नेक्स्ट चैप्टर है फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म का मीनिंग आपको इसके ऊपर, फेडरलिज्म की इंपॉर्टेंस और इसकी हिस्ट्री, ये सारा क्लियर होना चाहिए बच्चे। तो इस चैप्टर में क्या है, सबसे पहले तो व्हाट इज़ द फेडरलिज्म, वही श्रीलंका और बेल्जियम के केसेस से जो लास्ट पावर शेयरिंग चैप्टर था उससे रिलेटेड था। तो फेडरलिज्म क्या है, दैट इज़ अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज़ डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल अथॉरिटी एंड द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, राइट, और स्टेट हम जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। और ये उसके बाद इसके आपके फेडरलिज्म के फीचर्स क्या हैं, इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, वो आपको क्लियर होने चाहिए बच्चे। फंडामेंटल प्रोविजंस क्या हैं, कमिंग टुगेदर फेडरेशन, जिसमें कौन कौन से हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दैट इज़ द कमिंग टुगेदर फेडरेशन में यूएसए है, स्विट्ज़रलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है। तो इस तरह से इस चैप्टर को अच्छे से, एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, राइट, तो इनके बीच में डिफरेंस क्या है, राइट। तो ये आपको भी सारे पॉइंट क्लियर होने चाहिए। उसके बाद व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं, ऐसे कौन से पर्सपेक्टिव हैं जिनकी वजह से इंडिया जो है वो एक क्या बना, आपका फेडरल कंट्री बना। तो फेडरल कंट्री के लिए देर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ 7 फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म, जो आपको सारी की सारी सिस्टम जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें यूनियन लिस्ट है बच्चे एक आपकी, इसमें ये पॉइंट पढ़ लेने हैं बेटा, कौन सा बैंकिंग है, कौन सा कम्युनिकेशन, करेंसी किसका है। तो यूनियन लिस्ट का ये मेन सब्जेक्ट है। सेम केस द स्टेट लिस्ट जिसमें ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, स्टेट और द लोकल इंपॉर्टेंस, एंड कंकरेंट लिस्ट जिसमें दोनों आ जाते हैं बच्चे, यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये अपने एजुकेशन जो है, ट्रेड, यूनियंस, मैरिजेस, अडॉप्शन एंड द सक्सेशन, ये सारे के सारे आपके कंकरेंट लिस्ट में आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपके ये सम ऑफ द स्टेट एंजॉय स्पेशल स्टेटस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे, एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम जो किसके अंडर आ रहे हैं, दैट इज़ द आर्टिकल 371 के अंडर, ठीक है। ये सारा आपका क्लियर होना चाहिए बच्चे। हाउ टू हाउसेज हैं और पार्लियामेंट के, मेजॉरिटी क्या है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है। तो ये आपके सारे के सारे पॉइंट क्लियर होने चाहिए। इंडिया का 1947, हाउ द फेडरलिज्म इज़ प्रैक्टिस्ड इन इंडिया और इन द वर्ल्ड। तो लिंग्विस्टिक स्टेट में आपको सभी को पता है, आंध्र प्रदेश सबसे पहले स्टेट बनी हमारे कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेजेस, ठीक है। उसके बाद एथनिसिटी एंड जियोग्राफी के बेसिस के ऊपर नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड बने बचे इनके। फिर लैंग्वेज पॉलिसीज़ क्या आई, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप्स कैसे हैं, तो ये सब आपके क्लियर होने चाहिए कि 22 जो हमारी ऑफिशियल दैट द शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस है हमारे कंट्री में, ठीक है। हम स्टेट की अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। कोलिशन गवर्नमेंट क्या है, राइट,
ये आपको क्लियर होना चाहिए बच्चे। कोलिशन गवर्नमेंट के ऊपर कई बार ये क्वेश्चन जो है आपके उसमें आ जाते हैं बेटा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड, पैराग्राफ बेस्ड में, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, दैट इज़ द पेरिल्स ऑफ रनिंग अ कोलिशन गवर्नमेंट, ठीक है। उसके बाद है लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इन इंडिया, ये लैंग्वेजेस की 2-4 लैंग्वेजेस की मेन की परसेंटेज पढ़ लेनी है। जैसे हिंदी की 43.63% है, उसके बाद पंजाबी 2.74%, तेलुगु राइट लाइक दिस वे, ठीक है। उसके बाद SRSC की फुल फॉर्म स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कब पास हुआ, 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। देन डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। उसके बाद आपका जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ इसी चैप्टर में वो आपके क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ से आप MCQ बच्चे इनको सॉल्व कर लेना सभी को, ओके। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, दैट इज़ द चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म। उसका बेटा हमारा थर्ड चैप्टर आ रहा है दैट इज़ द जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बन रहे हैं दैट इज़ जेंडर एंड पॉलिटिक्स, इन दोनों का लेबर, इन दोनों का एक दूसरे के ऊपर रोल क्या है। जैसे पब्लिक प्राइवेट डिवीज़न हो रहा है, सेक्सुअल डिवीज़न ऑफ लेबर है, मेल एंड फीमेल, राइट। उसके बाद फेमिनिस्ट क्या है, ये जो पिक्चर है इसको भी अच्छे से बच्चे स्टडी करके यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, फेमिनिस्ट, ओके। द नेक्स्ट वन इज़ द कुछ एक्टिविटीज़ हैं बट आपने मेन फोकस करना है मेन क्वेश्चंस के ऊपर, दैट इज़ इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसको भी अच्छे से स्टडी कर लीजिए, ठीक है। लास्ट मिनट रिवीजन है। वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन द पॉलिटिक्स, तो वुमेन कब कब, अभी जैसे आप एग्जांपल दे सकते हो बच्चे कि दिल्ली की CM जो है वो रेखा गुप्ता जो है वो अभी वुमेन दिल्ली की 9th CM बनी है, तो उसका भी आप एग्जांपल यहाँ पे दे सकते हो, कितने % जो हैं वो वुमेन की पार्टिसिपेशन है लोकसभा में, राज्यसभा में, वो सारे का सारा यहीं पे बच्चे दिया हुआ है। उसके बाद नारी शक्ति विधान अधिनियम, वुमेन रिजर्वेशन एक्ट 2023 आया, इसको अच्छे से पढ़ लेना बेटा, यहाँ से क्वेश्चन आने की फुल पॉसिबिलिटी है, ठीक है। फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर, वुमेन इंडियन प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। ये आपको सारे क्लियर होने चाहिए। कम्युनलिज्म क्या है, रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स, ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फैमिली लॉज क्या हैं, कम्युनलिज्म क्या है, राइट। उसके बाद सेकुलर स्टेट्स क्या है, क्योंकि कम्युनलिज्म वर्ड से ही आपका सेकुलर स्टेट निकला है, ठीक है। फैमिली लॉज क्या है, कास्ट इनइक्वालिटीज़ क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई सिविक्स इतनी डिफिकल्ट नहीं है। कास्ट सिस्टम क्या है, गांधी जी एंड BR अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, इनका क्या रोल है कास्ट एंड पॉलिटिक्स में, अर्बनाइजेशन, कास्ट हिरार्की क्या वर्ड है ये, ठीक है। ये सारे पॉइंट आपके क्लियर होने चाहिए। कास्ट इन पॉलिटिक्स, इसका क्या रोल है, कास्ट इन पॉलिटिक्स के मेरिट्स भी पता होने चाहिए, डीमेरिट्स भी पता होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका इसी में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आ रहा है दैट इज़ द कास्ट इन पॉलिटिक्स, ये सारे पॉइंट बचे वही हैं, 7 to 8 पॉइंट्स, कास्ट इन पॉलिटिक्स क्या, और ये जो डायग्राम है इसको भी अच्छे से स्टडी करिए, ओके। सो ये चैप्टर नंबर 3 से था, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। उसके बाद बच्चे हमारा चैप्टर नंबर 4 है पॉलिटिकल पार्टीज़। पॉलिटिकल पार्टी से होप है कि इस बार अच्छे क्वेश्चंस आएंगे। व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टी, टू रिप्रेजेंट आवर कंट्री एट द लोकल, नेशनल एंड द इंटरनेशनल लेवल, दैट्स व्हाई वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज़। मीनिंग ये अच्छे से आपने डिस्कस करना है बच्चे, एग्जाम में यहाँ पे है क्वेश्चन आने की फुल पॉसिबिलिटी। पॉलिटिकल पार्टीज़ की इंपॉर्टेंस क्या है वो आपको पता ही है कि इनके फंक्शंस क्या हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के, राइट। उसके बाद मेकिंग लॉ है, नेसेसिटी किस लिए है, फंक्शन और नेसेसिटी दोनों सेम ही आ जाएंगे बच्चे, ठीक है। उसके बाद हाउ मैनी पार्टी शुड बी हैव, तो हमारे कंट्री में रीजनल एंड लोकल पार्टी बहुत सी हैं बट हमारे पास अभी जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है, नेशनल पार्टी जिनको बोलते हैं, उसको आपने अच्छे से उसका क्राइटेरिया पढ़ लेना बच्चे, कैसे लोकसभा, राज्यसभा में और विधानसभा में इतनी कितनी % वोट्स और कितनी सीट्स होनी चाहिए, जिसको हम क्या कर बोल सकते हैं नेशनल पार्टी। जैसे आम आदमी पार्टी जो अभी नेशनल पार्टी में ऐड हो गई है, ठीक है बच्चे। तो वो आपको सारा क्लियर होना चाहिए, उसका क्राइटेरिया और कितनी नेशनल पार्टीज़ हैं हमारे कंट्री में, इनके फंक्शंस क्या हैं, इनके इंपॉर्टेंस क्या है, नेसेसिटी क्या है। तो नेशनल पार्टी में आपने बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उनके थ्रू ये जो कुछ पार्टीज़ हैं, जैसे आम आदमी पार्टी है, इसका फॉर्मेशन ईयर क्या है, भारतीय जनता पार्टी कब बनी थी, अभी प्रेजेंट में इनके प्रेसिडेंट कौन है, ठीक है। बहुजन समाजवादी पार्टी BSP है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPIM है, मार्क्सिस्ट है और CPM एक, राइट। इंडियन नेशनल कांग्रेस है जो कि 1885 में बनी थी, नेशनल पीपल्स पार्टी है NPP। तो ये सारी पार्टीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। स्टेट पार्टीज़ में कई तरह की पार्टीज़ है, जैसे आपकी पंजाब में शिरोमणि अकाली दल है, राइट। हरियाणा में INLD है, इंडियन नेशनल लोक दल है, नागा पीपल फ्रंट है। मणिपुर में MCQ में क्वेश्चन बन सकते हैं बच्चे यहाँ से, ठीक है। इग्नोर नहीं करना है, तो एक बार इनको अच्छे से रीड आउट कर लेना बच्चे। चैलेंजेस टू द पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या हैं, क्योंकि लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी की इनमें कमी है, राइट। ये भी आपकी कॉम्पिटेंसी बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चंस में ये कवर हो जाएगा बच्चे, डायग्राम, ठीक है। तो ये इनके डीमेरिट्स, हाउ कैन पॉलिटिकल पार्टीज़ बी रिफॉर्म्ड,
ठीक है। इसका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, एमएलए एमपी के पास एंटी डिफेक्शन लॉ है, तो ये सारे एंटी डिफेक्शन लॉ आपको स्केड्यूल भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के स्केड्यूल भी आपको क्लियर होने चाहिए, एमएलए एमपी की फुल फॉर्म क्लियर होनी चाहिए। देन इलेक्टोरल डिसिप्लिन इज़ नॉट आर कप ऑफ टी। बच्चे ये जितने भी सिविक्स में जितने भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ये जितने भी बच्चे आपके ये कॉम्पिटेंसी में 4 मार्क्स के क्वेश्चन में कवर होंगे, और कम से कम एक ये क्वेश्चन इस बार आएंगे बच्चे आपके पेपर में, राइट। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को भी बच्चे थोड़ा सा पढ़ लेना है, एफिडेविट का मीनिंग क्या है, ये आपको ग्लॉसरी में जितने भी वर्ड मीनिंग है इनको एक बार पढ़ लेना है। हो सकता है आपको 2 मार्क्स या 3 मार्क्स या 5 मार्क्स में मीनिंग में ये क्वेश्चन पुट किया जा सकता है, राइट। ओके, तो ये इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, एमसीक्यू को जरूर सॉल्व करना बेटा। और बेटा लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, आउटकम्स ऑफ द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी तो हम पॉलिटिकल पार्टी से ही पढ़ते आ रहे हैं पीछे से ही, फेडरलिज्म से ही। अब आउटकम्स के इनके आउटपुट क्या है बच्चे, डेमोक्रेसी की इंपॉर्टेंस क्या है, तो बहुत ईजी सा चैप्टर, कोई बड़ा डिफिकल्ट नहीं है ये चैप्टर। और बच्चे ध्यान रखना, अगर यहाँ से सिविक्स में से कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है बोर्ड एग्जाम में, ईजी है, मार्क्स आप इसमें मैक्सिमम मार्क्स जो है वो ऑब्टेन कर सकते हो। अकाउंटेबल है डेमोक्रेसी, रिस्पॉन्सिव है, लेजिटिमेट है गवर्नमेंट, लेजिटिमेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये इनके मीनिंग प्लस इनका डेमोक्रेसी में इंपॉर्टेंस क्या है वो क्लियर होनी चाहिए आपको। उसके बाद इसी में बच्चा आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आ रहा है, दैट इज़ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जितने भी आपकी ये इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ यानी इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव क्या है डेमोक्रेसी का, वो पॉइंट आपने डिस्कस करना है यहाँ पे आपका आई थिंक सिविल नहीं, हाँ, इसमें ओवरऑल कंट्री की ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए डेमोक्रेसी जो है वो इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस क्लियर होना चाहिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड डिक्टेटरशिप जो गवर्नमेंट है, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक आउटकम्स, ओके, ये टेबल है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। रिडक्शन इन ऑफ इनइक्वालिटीज़ एंड पॉवर्टी, जो डेमोक्रेसी है उसकी वजह से पॉवर्टी को भी रिमूव कर रहे हैं, इनइक्वालिटीज़, क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या बन रहे हैं, लोगों को राइट्स मिल रहे हैं। जब राइट्स मिल रहे हैं तो इनइक्वालिटी और पॉवर्टी ऑटोमेटिकली रिमूव हो रही है, इक्वालिटी मिल रही है। सिंपल सी वी कैन से दैट, उनके पास कई तरह के राइट्स आ गए, चाहे फ्रीडम से रिलेटेड, चाहे रिलीजन से रिलेटेड, चाहे कल्चर से रिलेटेड, तो वो एजुकेशन के लिए, अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, जितने भी हमारे कल्चरल एंड रिलीजियस एंड द सोशल जितने भी एस्पेक्ट है उनको भी प्रोटेक्ट करती है हमारी डेमोक्रेसी, ठीक है। अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, देन डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन, अगेन पहले डिस्कस किया है कि फ्रीडम मिल रही है, साथ में डिग्निटी यानी रिस्पेक्ट भी डेमोक्रेसी में बच्चे हर सिटीजन की इक्वल डिग्निटी एंड इक्वल रिस्पेक्ट है, राइट। कोई किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव यहाँ पे नहीं है, यही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है आपकी डेमोक्रेसी की, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बच्चे यहाँ से, तो आई होप सिविक्स में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ओके। यस बेटा, हिस्ट्री में बेटा आपको जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ द नेशनलिज्म इन द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, तो इसमें क्या है आपको जितने भी बच्चे, चाहे वो आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन है या आपकी रशियन रेवोल्यूशन है, फ्रेंच एंड रशियन रेवोल्यूशन, ये दोनों टॉपिक अच्छे से पढ़ने हैं। इनकी हिस्ट्री में रेलेवेंस क्या है, और साथ में ये अप्रोचेज जो कि ह्यूमनिज़्म, इंडस्ट्रियलाइजेशन, कॉलोनिज्म एंड साइंटिफिक डेवलपमेंट क्या क्या हुई, और कितने इनके जितने भी फ्रेंच रेवोल्यूशन इसके कॉजेज़, इनके आउटकम्स क्या निकले, वो सारे आपको क्लियर करने हैं। साथ में इनका जो मेन जिस्ट है चैप्टर का, ठीक है, इवैल्यूएशन से रिलेटेड, एनालाइज से रिलेटेड एंड कॉम्प्रीहेंड से रिलेटेड, वो सारे के सारे पर्सपेक्टिव को इस चैप्टर में आपने कवर अप करना है, राइट। उसके बाद है बच्चे नेशनलिज्म इन इंडिया में। नेशनलिज्म इन इंडिया में बेटा जो मेन टॉपिक आपके जितने भी सत्याग्रह हुए, या जितने भी आपके गांधी जी ने हिंसा से रिलेटेड सत्याग्रह स्टार्ट किए, चाहे वो सॉल्ट मार्च क्यों ना हो, सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट क्यों ना हो, या पीसेंट मूवमेंट क्यों ना हो, अहमदाबाद कॉटन मिल स्ट्राइक क्यों ना हो, वो सारे के सारे टॉपिक को अच्छे से कवर करना बच्चे, ठीक है। उसके बाद चाहे वो चौरी चौरा से रिलेटेड घटना या आपके अदर टॉपिक्स जो हैं वो सारे के सारे कवर करने हैं। और जो द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड है बेटा, इसमें भी आपने जितने भी डिफरेंट फेजेस हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के, वो उनके ट्रेंड्स, उनका कल्चर, उनके सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स, उनको भी कवर करना है। और उसके बाद जो आपका चैप्टर है दैट इज़ द एज ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसमें आपने पूरे के पूरे इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल फीचर दोनों की, प्री एंड पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, प्री एंड पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन से, उसको भी अच्छे से रिवाइज कर लेना है बेटा, ठीक है। और प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड से रिलेटेड आपका जो एडवांटेजेस हैं किसकी, प्रिंट कल्चर, उसकी एडवांटेजेस, साथ में जितना भी प्रोपोगंडा है, या कंपेयर किसका, ओल्ड ट्रेडिशन विद द हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट से रिलेटेड, या आप ये बोल सकते हो ओल्ड ट्रेडिशन और द प्रिंट टेक्नोलॉजी, इनका कंपेयर
यानी इनका डिफ्रेंशिएशन क्लियर होना चाहिए। द सेकंड वन इज़ डेवलपमेंट ऑफ द प्रिंट कल्चर बिगिनिंग इन द ईस्ट एशिया एंड द यूरोप, कि इंडिया में कैसे आया ये प्रिंट कल्चर, उसके ऊपर, और साथ में आपका प्रिंट रेवोल्यूशन। ये सारे टॉपिक जो है इस चैप्टर में कवर होने चाहिए बच्चे, और इनको अच्छे से आपने डिस्कस करना है एग्जाम में अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसके बाद पावर शेयरिंग हमने डिस्कस कर लिया है, फेडरलिज्म डिस्कस कर लिया है, जेंडर रिलीजन एंड कास्ट डिस्कस कर लिया, और पॉलिटिकल पार्टीज के टॉपिक को हमने डिस्कस कर लिया। साथ में लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये सारे का सारा आपका सिविक्स एंड हिस्ट्री बुक से था, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हमने कवर किया। ओके, गॉड ब्लेस यू, अच्छे से एग्जाम देना है बच्चे, एंड डोंट टेक एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस।